आप सभी को एक बार फिर से संगम संग्राम एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग क्लास 12th में वेक्टर पढ़ रहे थे। तो क्लास 12th का हम लोग वेक्टर में 10.4 का थ्योरी देख रहे थे। तो थ्योरी में हम लोग कहां तक पहुंच गए थे? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता था, हम लोग सभी चीज को सीखे थे। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल। दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम को पालन नहीं करता है। यानी हमने अदिश में देखे थे कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम को पालन करता है, लेकिन आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल है क्रम विनिमय नियम को पालन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है सर? तो इसी चीज को हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे हम लोग देखे थे कि वेक्टर ए, देखे थे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को हम लोग नहीं लिखते थे कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। इसको यदि आपको लिखना है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस बी को, नहीं लिख सकते हैं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। यानी कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम को पालन नहीं करता है। यानी हम लोग देखे थे कि जब ए क्रॉस बी निकाले थे और बी क्रॉस ए निकाले थे तो दोनों का वैल्यू अलग अलग मिला था। देख लीजिए यहाँ निगेटिव लेता था, समझ लीजिए। यानी कि यहाँ ए क्रॉस बी देखे थे और देख लीजिए ए क्रॉस बी से हम लोग बी क्रॉस ए निकाले थे तो आगे हम लोग निगेटिव ले आते थे। इसको हम लोग साबित भी किए थे कि किस तरह से निगेटिव आता था। तो अब हम लोग इसी बात को लिखते हैं। दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम को पालन नहीं करता है। यानी हम लोग चाहें तो यहाँ क्या करेंगे, तो ए क्रॉस बी को हम लोग लिख सकते हैं बी क्रॉस ए, नहीं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी को हम लोग लिख सकते हैं बी क्रॉस ए, बिल्कुल नहीं। क्या लिख सकते हैं, माइनस में लिख सकते हैं बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी को हम लोग इस तरह से हम लोग नहीं लिखते हैं। तो ए क्रॉस बी आपको लिखना है तो ये आपको लिखना है माइनस में बी क्रॉस ए। इसीलिए क्रम विनिमय नियम को पालन नहीं करता है। यानी सदिशों का जो सदिश गुणनफल है क्रम विनिमय नियम को पालन नहीं करता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे कहता है कि सदिशों का सदिश गुणनफल वितरण नियम को पालन करता है। यानी वितरण नियम को पालन करता है। तो कब करता है, यदि तीन सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी हो। यदि तीन सदिश दिया हो, वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी दिया हुआ हो, तो यहां हम कह सकते हैं कि सदिशों का सदिश गुणनफल सदिशों का सदिश गुणनफल वितरण नियम को पालन करता है। वितरण नियम को पालन करता है, यानी वितरण नियम को पालन करता है लेकिन क्रम विनिमय नियम को पालन नहीं करता है। तो वितरण नियम का होगा,
तो वेक्टर वितरण नियम को पालन करता है। यदि तीन सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी हो, तथा वेक्टर सी हो, तथा वेक्टर क्या हो, तथा वेक्टर सी हो, तो क्रम विनिमय नियम को पालन नहीं करता है लेकिन वितरण नियम को पालन करता है। तो कब करता है, तो तीन सदिश दिया हुआ हो, वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर से दिया हुआ हो। तो यहां यही कह रहा है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी रहे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक बार वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस, एक बार लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। तो एक बार आपको लिखना है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस, एक बार लिखना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। यही आपका क्या है जे वितरण नियम, यही आपको वितरण नियम है। यदि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी दिया हो तो हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, अब बीच में प्लस, तब प्लस दे देंगे, अब फिर लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। यही आपका वितरण नियम है। यदि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दिया हो तो उसके हम क्या लिख सकते हैं, तो उसके स्थान पर हमने माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए लिख सकते हैं, या ना कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ए क्रॉस बी के आप बराबर में माइनस में बी क्रॉस ए लिख सकते हैं। आगे हम लोग सीख रहे हैं। एक वेक्टर ए है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस के z1 k कैप। एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर बी है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस के z2 k कैप। तो हम लोग सीखे थे, यहां क्या सीखे थे, तो आ जाइए एक बार फिर से। ये आपका i है, ये आपका j है, और ये आपका क्या है जे के है। तो i में j से चलते थे, तो i कैप क्रॉस j, तो आपको कहा i में j से तक k मिलता था, उसके बाद j में k मिलता था, j में k करते थे तो i मिलता था, यानी कि j में k तो आपको i मिलता था, k में i करते थे तो j मिलता था, k में i करते थे तो आपको j मिलता था, j मिलता था, यानी कि k में i किए तो j मिला। जब उसको उल्टी कर दिए, यानी कि उलट के लिखेंगे तो सब माइनस ले लेगा, यानी i j है, i क्रॉस j है तो k मिल रहा है। लेकिन जब आपको j क्रॉस आपको i रहेगा तो आपको यहां माइनस k मिलेगा। यहां आपको k क्रॉस j है तो आपको i मिलेगा। यहां आपको, यहां देख लीजिए i क्रॉस k रहेगा तो आपको माइनस j मिल जाएगा, यहां माइनस लग जाएगा। जैसे ही आप पलट दिए i j है तो k मिला, लेकिन जैसे ही मिल जाएगा j i तो आपको माइनस k मिला, j k है तो i मिला, लेकिन k j तो माइनस i, k i है तो j मिला, लेकिन i k रहेगा तो माइनस j मिलेगा। तो i k है तो माइनस j मिलेगा। अब इसी चीज को हम लोग कुछ यूज करने वाले हैं, इसी चीज को हम लोग कुछ यूज करने वाले हैं। देखिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं। इसी चीज ऐसा रहेगा तो k लिखना है, k कैप लिखना है, ऐसा रहेगा i कैप लिखना है, ऐसा रहेगा j कैप लिखना है, ऐसा रहेगा माइनस k कैप लिखना है, ऐसा रहेगा माइनस i कैप लिखना है, और i कैप क्रॉस k कैप तो माइनस में j कैप, ऐसे आपको लिखना है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं। यहां से हम लोग निकालने के प्रयास कर रहे हैं a क्रॉस b, यहां से हम लोग प्रयास कर रहे हैं a क्रॉस b निकालने का। तो a का मान रख दीजिए, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, रख दिए वैल्यू। ये आपको वेक्टर ए का है, बीच में यहाँ क्रॉस है तो यहाँ क्रॉस लिख दिए, और यहाँ वेक्टर बी, तो वेक्टर बी का वैल्यू यह है x2 i कैप, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, इस तरह से है। तो चलिए हम लोग गुना करने के लिए सीखते हैं।
सबसे पहले x1 i कैप में तीनों टर्म से गुना करना है, फिर y1 j कैप में तीनों टर्म से गुना करना है, फिर z1 k कैप में तीनों टर्म से गुना करना है। तो तीनों टर्म से गुना करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है, ध्यान दीजिए। x1 में x2 से, एक बार फिर से x1 में x2 से, और फिर x1 में y2 से, फिर x1 में z2 से, और i में i से, i में j से, और i में k से। तो आइए हम लोग गुना करते हैं। पहला टर्म में तीनों से, फिर दूसरा टर्म में तीनों से, फिर तीसरा टर्म में तीनों से गुना करके हम लोग लिखते हैं। तो x1 में x2 से तो हो जाएगा x1, यहां वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का वैल्यू निकाल रहे हैं, x1 x2 इंटू i में i से, तो i क्रॉस i इंटू i क्रॉस i। चलिए लिख दिए, प्लस x1 में y2 से, तो यहां लिख देंगे x1 y2, i में j से, तो यहां हो जाएगा इंटू i क्रॉस j, प्लस x1 में z2 से, तो हो जाएगा x1 z2, i में k से, तो इंटू i क्रॉस k, प्लस अब यहां समझिए y1 में x2 से, तो यहां हो जाएगा y1 x2, y1 में x2 से, तो y1 x2, j में i से, तो इंटू में j क्रॉस i, प्लस y1 में y2 से, तो y1 y2 इंटू में j क्रॉस j। उसके बाद y1 में z2 से, तो हो जाएगा y1 z2 और j क्रॉस k इंटू में j क्रॉस k, प्लस z1 में x2 से, तो हो जाएगा यहां से z1 x2 k क्रॉस i। उसके बाद प्लस यहां हम लोग दे दिए, देख लीजिए z1 में x2 से किए, z1 में x2 से, फिर z1 में y2 से, तो z1 y2 और यहां k है और यहां j है, तो k क्रॉस j। देख लीजिए z1 में y2 से किए, z1 में y2 से, तो k क्रॉस j हो गया। z1 में z2 से, तो प्लस z1 z2 इंटू में k क्रॉस k। तो आपको करना कुछ नहीं है, केवल प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई करना है, प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई करना है। जैसे x1 i में तीनों से कर दिए, y1 j में तीनों से कर दिए, z1 k में तीनों से कर दिए, इसी तरह से आपको गुना करना है। चलिए अब वैल्यू रखिए, तो यहां आपको वैल्यू रखना है। तो वैल्यू में हम लोग क्या रखेंगे समझिए, i क्रॉस i। तो i क्रॉस i का मान हम लोग जानते हैं 0, i क्रॉस i 0 वेक्टर, तो हम लोग 0 जान रहे हैं, तो 0 में मल्टीप्लाई कुछ भी से करिएगा तो रिजल्ट 0 मिलेगा। i क्रॉस i 0, j क्रॉस j 0, k क्रॉस k 0, लेकिन वहां डॉट में क्या होता था, तो डॉट में 1 होता था, समझ लीजिए। लेकिन यहाँ क्रॉस है तो 0 हो जाएगा, यानी कि i क्रॉस i, देख लीजिए यहाँ i क्रॉस i 0 और 0 में ई टर्म से, तो 0 बच गया कौची x1/2, तो लिख दीजिए x1/2। i में j खोजिए, i में j तो आपको k मिला, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं k का प्लस x1 z2, लिख दीजिए x1 z2। i में k खोजिए i में k केने है, i में k माइनस j मिला, तो यहां लिख दीजिए माइनस के j का, लिख दिए माइनस के j का। उसके बाद x1 z2 हो गया, यहां देख लीजिए आपको x1 z2 हो गया। फिर यहां आ जाइए y1 x2, तब प्लस y1 x2 यहां आ गए, तो y1 x2 और j में i से, तो j में i से खोजिए, j में i से तो माइनस के k, तो लिख देंगे माइनस के k, प्लस इसके बाद यहां गए y1/2, तो देखिए यहां भी सेम से मिला ना क्रॉस में, तो यहां 0 में ई वाली से गुना तो रिजल्ट 0 मिल जाएगा, तो बच गया y1 z2, तो प्लस में y1 लिख दीजिए और z2 लिख दीजिए। j में k खोजिए, तो j में k तो i मिल गया, तो लिख दीजिए i, प्लस y1 z2 हो गया। z1 x2, तो लिख दीजिए z1 x2, k में i से,
तो के में आई से तो जे मिल गया, लिख दीजिए जे। के में आई से तो जे लिख दिए यहां से। फिर यहां जाइए प्लस Z1/2 तो लिख दीजिए Z1/2। के में जे से तो माइनस आई तो लिख दीजिए माइनस के आई कैप लिख दिए। Z1/2 हो गया प्लस Z1 Z2 तो यहां तो 0 मिल जाएगा, लिखिए चाहे नहीं लिखिए, तो यहां लिखिए चाहे मत लिखिए। अब चलिए हम लोग समझते हैं। अब यहां हम लोग क्या समझेंगे, ध्यान दीजिए। तो यहां हम लोग देखिए, आपको I यहां है, फिर I यहां है, J यहां है, फिर आपको J यहां है, K यहां है, K यहां है। तो हम लोग I J K को कॉमन कर लेते हैं, I J K को कॉमन कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग I J K को कॉमन करते हैं। तो यदि हम I को कॉमन पहले करना चाहते हैं तो I का पहला टर्म ही है y1 z2 तो लिख दीजिए y1 z2 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा Z1/2 और यहां से हो जाएगा आपको आई कैप हो गया। उसके बाद प्लस जे वाला को कॉमन करिए, तो जे वाला किधर है सर, तो जो जे वाला इधर है, जे वाला Z1 और जे वाला माइनस वाला किधर है सर, तो इधर है, तो माइनस में x1 Z2 और ये आपका हो गया जे कैप प्लस, तो प्लस लिख दिए। के वाला खोजिए, तो के वाला यहां x1/2 तो x1/2 और के वाला एक माइनस में यहां है, देख लीजिए y1 ये आपका हो गया कौन कैप, के कैप। तो यही आपको मिल गया A क्रॉस B, यही आपको मिल गया A क्रॉस B, यही आपका A क्रॉस B मिला, यही आपका मिल गया A क्रॉस B। तो इसको हम लोग डिटरमिनेंट से भी समझ सकते हैं। डिटरमिनेंट क्या होता है सर, तो डिटरमिनेंट पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट क्या होता है। तो चलिए इसको हम लोग डिटरमिनेंट से भी ला सकते हैं, देखिए कैसे ला सकते हैं। यदि हम A क्रॉस B निकालना चाहें तो यहां से आपको कुछ ना लिखना है, I कैप J कैप K कैप, बस यहां लिखना है x1/1 z1, यहां x2/2 z2। तो इसका हम लोग A क्रॉस B किस तरह से निकालने वाले हैं, तो A क्रॉस B R1 के सापेक्ष हल करने पर, यानी R1 के सापेक्ष हम लोग हल कर रहे हैं, तो यहां I मिल गया, बाकी सब यहां हम लोग क्या करेंगे, पड़ा खत्म खड़ा खत्म, बाकी सब के लिख दीजिए। तो y1 में z2 से, तो ऐसे ही लिख दीजिए y1 z1/2 z2। बीच में आपका क्या होता है जी, तो माइनस होता है, तो बीच में आपका माइनस आई करके इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, इधर ही लिख दीजिए, तो यहां ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत ना है। तो आई कैप को यहां ही लिख दीजिए, फिर माइनस में होता है, देख लीजिए पड़ा खत्म खड़ा खत्म, बाकी सब के लिख दीजिए। तो बाकी सब क्या है, x1 x2 z1 z2, तो x1 x2 z1 z2। उसके बाद हो गया आपको कौन कैप, जे कैप प्लस, आप देख लीजिए यहां से, तो यहां से पड़ा खत्म खड़ा खत्म, x1/1 x2/2 और यहां हो जाएगा के कैप। आइए इसको हम लोग हल करते हैं। तो A क्रॉस B बराबर, तो यहां का हो जाएगा y1 में z2 से, तब y1 z2 माइनस में z1/2 या by2 z1, यहां से हो गया कौन कैप, आई कैप माइनस, तो माइनस रहने दीजिए, यहां से माइनस, तो माइनस, यहां से ये दोनों के गुना करिए,
तो ये दोनों के गुना करिए, x1 z2 माइनस x2 z1, ये हो गया आपका कौन का है, j कैप, प्लस x1 में बाई 2 से तो हो जाएगा x1 बाई 2 माइनस y1 या x2 y1, ये हो गया आपका कौन का है, k कैप। तो k कैप हो गया। तो चलिए ये आया कि नहीं सर, सेम सेम आना चाहिए, तो सेम सेम देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो सेम सेम आया तो डिटरमिनेंट से ही हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का मान निकालते हैं। तो देखिए सेम सेम क्या मिला, y1 z2 है माइनस z1 बाई 2 भी मिल गया आई कैप। चलिए प्लस, तो यहाँ प्लस है सर, यहाँ माइनस है, तो एक काम करिए यहाँ माइनस को कॉमन कर लीजिए। जब माइनस के कॉमन करिएगा तो माइनस है प्लस, ही प्लस है माइनस हो जाएगा, यानी कि a क्रॉस b जो निकाल रहे हैं। तो यहाँ आपको कुछ ना करना है, y1 z2 माइनस y2 z1, ये आपका मिल गया कौन का है, आई का। माइनस कॉमन किया तो यहाँ प्लस हो गया, तो प्लस लिख दिए। देखिए जब प्लस माइनस कॉमन किए तो ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है माइनस हो जाएगा। माइनस कॉमन करते हैं तो क्या होता है, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। तो जब यहाँ माइनस कॉमन किए, यहाँ माइनस कॉमन किए तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस में। देख लीजिए तो x2 z1 आई माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, x1 z2 आई आपको कौन कैप हो जाएगा, j कैप, प्लस बाकी सब लिख दीजिए, x1 बाई 2 माइनस x2 बाई 1, ये आपका हो गया k कैप हो गया। तो आइए देखते हैं कि दोनों सेम है कि नहीं है। यदि दोनों सेम है, सेम सेम दोनों है, तो हम लोग a क्रॉस b का मान डिटरमिनेंट से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए सेम सेम देखते हैं। तो सेम सेम क्या है सर, देख लीजिए, y1 z2 माइनस y2 z1 दोनों सेम सेम है, आई कैप, प्लस, तो प्लस दे दिए। z1 x2 भी है, माइनस में x1 z2 भी है, j कैप है, प्लस x1 बाई 2 है, माइनस y1 x2 और k कैप है। तो हम लोग देखें कि क्रॉस प्रोडक्ट जब निकालना हो तो आपको कुछ न करना है, i j के ऊपर आपको लिख देना है, और जो आपका i के गुणांक है, पहला वेक्टर के x1 y1 z1 और दूसरा के x2 बाई 2 z2, यही वैल्यू को हम लोग रखते हैं। अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं। तो आगे हम लोग क्या समझने वाले हैं, तो आगे हम लोग समझने वाले हैं, आइए एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे। एक फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे सर, देखिए समझाते हैं। एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, a क्रॉस b बराबर। तो a क्रॉस b तो क्या देखे थे कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, उसके बाद इनटू में n कैप देखे थे। इसका मैग्नीट्यूड देखे थे क्या, तो इसका मैग्नीट्यूड करते थे तो इधर भी मैग्नीट्यूड, तो n कैप यूनिट वेक्टर था तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाता था, इसका मैग्नीट्यूड सेम मिलने वाला था। और इसके बाद यहां से साइन थीटा, और यहां से हम लोग साइन थीटा के फार्मूला देखे थे। साइन थीटा के तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड और बटा में वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, इस तरह से हम लोग देखे थे। और एक वेक्टर है तो समझ लीजिए, अगर हम लोग चाहते हैं साइन थीटा निकालने के लिए, तो साइन थीटा से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए, a क्रॉस b का मान है और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर फार्मूला लगा दीजिए इसका मैग्नीट्यूड, तो यहां से रख दीजिए y1 z2 लिख दीजिए, y1 z2 माइनस में z1 बाई 2 कौन स्क्वायर, होल स्क्वायर, प्लस z1 x2 माइनस x1 z2 कौन स्क्वायर, होल स्क्वायर। जैसे हम लोग वेक्टर a लिए थे और उसका मापांक कैसे निकालते थे,
तो वेक्टर आई का गुणांक, वेक्टर जे का गुणांक, वेक्टर के का गुणांक रूट के अंदर स्क्वायर करके जोड़ के लिखते थे। इसी तरह से ना सीखते थे। तो ई ए कर उस बी का मान है, तो मान लेते हैं इसको वेक्टर आर मान लेते हैं। तो इसका मापांक क्या है, तो आई के गुणांक तो रूट अंडर इतना के होल स्क्वायर प्लस जे का गुणांक था इतना के होल स्क्वायर और के का गुणांक, तो के का गुणांक यहां से प्लस x1 बाई 2 माइनस में y1 x2 के कौन स्क्वायर होल स्क्वायर। अब बटा में ए का मैग्नीट्यूड क्या करिएगा, तो ए का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल सकते हैं। ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, जब वेक्टर ए बराबर देले है x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप और एक वेक्टर बी है। तो एक वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी हम लोग क्या दिए हैं, तो वेक्टर बी के लिए हम लोग पढ़े थे, वेक्टर बी के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, तो वेक्टर बी के लिए हम लोग पढ़े थे x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस के z2 k कैप। तो ए का मापांक रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर y1 के स्क्वायर प्लस z1 के स्क्वायर, यही हो गया इनटू में रूट अंडर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो x2 के स्क्वायर प्लस y2 के स्क्वायर प्लस के z2 का स्क्वायर। तो यहां से हम लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं साइन थीटा के लिए, ये फार्मूला को हम लोग डायरेक्ट यानी अप्लाई कर सकते हैं साइन थीटा के लिए, यही आपको फार्मूला हो गया। तो साइन थीटा के लिए ये फार्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम लोग थीटा का वैल्यू 0 ले लेता तो साइन 0 डिग्री के वैल्यू 0 होता है। तो यदि थीटा का वैल्यू 0 हो जाए तब क्या होगा, तो चलिए तब क्या समझते हैं। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो थीटा का वैल्यू 0 करेगा तो साइन 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा और 0 में मल्टीप्लाई इधर से करिएगा तो 0 हो जाएगा। यानी कहे के मतलब कि इतना बराबर आपको 0 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं, यानी कि इतना के जो वैल्यू है 0 के बराबर आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री था, साइन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, तो इतना का मान है जो 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि रूट अंडर y1 z2 माइनस z1 y2 के कौन स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस z1 x2 माइनस x1 z2 के होल स्क्वायर प्लस x1 y2 माइनस y1 x2 के होल स्क्वायर। बटा में क्या है जी, बटा में क्या है, तो बटा में रूट अंडर x1 के स्क्वायर प्लस y1 के स्क्वायर प्लस z1 के स्क्वायर इनटू में रूट अंडर x2 के स्क्वायर प्लस y2 के स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर बराबर में देख लीजिए इतना के बराबर साइन थीटा, साइन थीटा बराबर इतना, तो इतना के बराबर कौन थीटा, तो साइन थीटा, और साइन थीटा का मान 0, तो साइन 0 डिग्री के मान 0, 0 बटा 1, 1 में ई वाली मल्टीप्लाई तो सेम मिलने वाला है, लेकिन यहाँ 0 में ई से गुना तो आपको 0 मिल जाएगा। यानी इतना का मान है जी 0 के बराबर हो जाएगा। तो इतना के मान यदि आपको 0 आता है तो यहां से हम लोग कह सकते हैं, अब हम लोग देखिए इतना के वैल्यू 0 के बराबर, यानी कि रूट अंडर y1 z2 माइनस z1 y2 के होल स्क्वायर प्लस z1 x2 माइनस x1 z2 के होल स्क्वायर प्लस x1 by 2 माइनस y1 x2 के होल स्क्वायर बराबर का मिलेगा 0।
तो दोनों तरफ वर्ग करेगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कहे कि मतलब यहां से y1 z2 माइनस z1 y2 के होल स्क्वायर प्लस z1 x2 माइनस x1 z2 के होल स्क्वायर प्लस x1 y2 माइनस y1 x2 के होल स्क्वायर बराबर में 0। यानी इतना के मान 0 आ रहा है तो यहां भी आपको 0 होगा, यहां भी 0 और यहां भी 0, यानी इतना बराबर 0, इतना बराबर 0, इतना बराबर 0। यानी कहे के मतलब ये तीनों के जोड़ के 0 है तो इसका भी 0 होगा, इसका भी 0 होगा, इसका भी 0, तन तीनों के जोड़ के 0 होगा जी। तो यहां सीखिए, तो y1 z2 माइनस z1 y2 के होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से हम लोग क्या सीख रहे हैं, तो यहां से हम लोग सीख रहे हैं तो स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, यानी कि y1 z2 माइनस z1 y2 बराबर 0। तो y1 z2 बराबर z1 y2, तो y1 के छोड़ दीजिए, y2 गुना में इधर भागा में, इधर z1 बटा z2 हो गया। यहां से देख लीजिए इतना के भी स्क्वायर बराबर 0, z1 x2 माइनस x1 z2 के स्क्वायर बराबर का मिल जाएगा 0, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, यानी z1 x2 माइनस x1 z2 बराबर 0। तो यहां से हो जाएगा z1 x2 बराबर माइनस तो इधर प्लस हो जाएगा x1 z2, तो z1 आई गुना में z2 तो z1 बटा z2, इधर हो जाएगा x1 बटा x2, इतना के भी वैल्यू 0 के बराबर, यानी x1 y2 माइनस y1 x2 भी बराबर 0, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, तो x1 y2 बराबर y1 x2, क्यों सर माइनस तो इधर प्लस, x1 x2 y1 y2, देख लीजिए सब देख लीजिए y1 बटा y2 z1 बटा z2, z1 बटा z2 x1 बटा x2, x1 बटा x2 y1 बटा z2, एक मतलब है y1 बटा y2, एक मतलब है कि x1 बटा x2 बराबर y1 बटा y2 बराबर z1 बटा z2। कब सर, सुन लीजिए ध्यान दीजिए, यहां हम लोग समझते हैं, यदि एक वेक्टर दे ले रहे x1 i कैप y1 j कैप z1 के कैप, एक वेक्टर बी दे ले रहे x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस के z2 के कैप, तो यहां जैसे ही x1 बटा x2 मिल जाए, y1 बटा y2 मिल जाए, z1 बटा z2 मिल जाए, तो हम लोग कहेंगे कि साइन थीटा, यानी साइन थीटा, थीटा का मान 0 डिग्री है, यानी साइन थीटा का मान क्या है 0 डिग्री है। तो यहां हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि दो सदिशों का हम लोग क्रॉस कैसे निकालते हैं। एक वेक्टर को ए ले लेते हैं, यदि वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस के 3j कैप प्लस के 4k कैप, और एक वेक्टर बी ले लेते हैं, तो यहां से 3i कैप प्लस के 5j कैप प्लस के 6k कैप, तो एक क्रॉस बी हम लोग किस तरह से निकालते हैं, तो हम लोग आज सीखते हैं एक क्रॉस बी। तो हम लोग सीखे थे कि एक क्रॉस बी का मान हम लोग डिटरमिनेंट से निकालते हैं। पहले लिखते हैं i कैप j कैप k कैप, फिर वेक्टर ए वाला x1 y1 z1, फिर वेक्टर बी वाला x2 y2 z2। तो यहां हम लोग सीखते हैं, यानी कि आपको एक क्रॉस बी निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ऐसे डिटरमिनेंट लिख देना है, i कैप j कैप k कैप, वेक्टर ए है ये वाली तो 2 3 4 लिख दीजिए, 2 3 4, फिर बी वाला है तो 3 5 6 तो लिख दीजिए 3 5 6। अब हम लोग सीखते हैं यहां से, तो आई, तो यहां से हम लोग समझते हैं पढ़ा खत्म खड़ा खत्म, यानी R1 के सापेक्ष हम लोग हल कर रहे हैं, पढ़ा खत्म खड़ा खत्म बाकी सबके लिख दीजिए, यानी यहां से हम लोग, तो यहां पढ़ा खत्म खड़ा खत्म तो 3 4 5 6 लिखिए, 3 4 5 6, और यहां लिखेंगे आई कैप, बीच में माइनस रहता था, पढ़ा खत्म खड़ा खत्म बाकी सबके लिख दीजिए, पढ़ा खत्म खड़ा खत्म 2 3 4 6, 2 3 4 6,
2 3 4 6, यहां होगी आपको जे कैप। उसके बाद प्लस, पड़ा खत्म खड़ा खत्म, बाकी सबके लिख दीजिए 2 3 3 5, 2 3 3 5। आइए हम लोग ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हम लोग निकाल रहे हैं, तो किस प्रकार से निकाल लेंगे? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो 6 18, तो 6 18 माइनस 5 का 20, ये हो गया आपको आई कैप, माइनस यहां से 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12 और माइनस 4 12, यह हो गया आपका जे कैप, प्लस 5 दूनी के 10 और 3 9, यहाँ के कैप छूट गया था, के कैप लिख दीजिए। तो 5 दूनी के 10 और 3 9, ये हो गया आपको के कैप। तो चलिए हम लोग ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं। ए क्रॉस बी किस तरह से निकलेगा? ए क्रॉस बी, तो देख लीजिए -20 प्लस 18, तो माइनस में 2 आई कैप, प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल हो गया, तो ये यहाँ 0 आ गया। 0 लिखिए या ना लिखिए, प्लस 10 में से 9 हटाइए 1, तो यहाँ हो गया के कैप। यानी यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी का जो मान आया माइनस में 2 आई कैप प्लस के कैप, यहां से हम लोग ए क्रॉस बी का मान निकाले। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग देखे थे। आज के क्लास में त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके शीर्षों के स्थिति सदिश के पदों में देखने वाले हैं। यदि त्रिभुज के शीर्ष है ए बी सी और इसका स्थिति सदिश दिले है वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, तो उसका हम लोग क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग देखते हैं किस प्रकार से। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इस चीज पर एक क्वेश्चन और देख लीजिए। किस चीज पर हम लोग एक क्वेश्चन और कैसे देखते हैं? यदि वेक्टर ए बराबर 5i कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 3k कैप, और एक वेक्टर बी बराबर 3i कैप प्लस के 2j कैप और यहां से प्लस के 7k कैप, तो आपको ए क्रॉस बी निकालना है। तो आपको कुछ नहीं, आई कैप जे कैप के कैप लिख देना है। 5 2 3 लिख दीजिए, 5 2 3, 3 2 7, 3 2 7। ए क्रॉस बी आपको कुछ ना करना है, R1 के सापेक्ष हल कर रहे हैं हम। तो यहां से पड़ा खत्म खड़ा खत्म, तो 7 दूनी के 14, तो लिख दीजिए 14, अभी डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं। 3 दूनी के 6, तो माइनस में 6 आई कैप, प्लस पड़ा खत्म खड़ा खत्म, 7 5 35, 3 3 9, तो 35 माइनस 9 हो गया आपका जे कैप, प्लस पड़ा खत्म खड़ा खत्म, तो 5 दूनी के 10 और 3 दूनी के 6, तो यानी 10 माइनस 6 के कैप। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो देख लीजिए 14 में से 6 हो गया 8 आई कैप, 35 में से 9 हटाइए, तो 15 में से 9 गया 6 आई 2 की 2, यानी कि 26 जे कैप, प्लस 10 में से 6 हो गया 4 के कैप, यानी ए क्रॉस बी का जो मान आया वो आपको हो गया 8 आई कैप प्लस 26 जे कैप प्लस के 4 के कैप। अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं। जब इसके शीर्ष का स्थिति सदिश दिले रहे वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, तो उसका क्षेत्रफल हम लोग किस तरह से निकालते हैं? एक त्रिभुज है, नाम भी दे देते हैं, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों का स्थिति सदिश है। जब वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और वेक्टर सी है। माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, मान लेते हैं। माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों का स्थिति सदिश क्रमशः, जिसके शीर्षों का स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर ए
वेक्टर बी तथा वेक्टर सी है। तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि ई वाली देले रहता था, यहाँ वेक्टर ए वेक्टर बी देले रहता था, तो हम लोग क्या सीखे थे, तो 1/2 और देखे थे क्या, तो यहाँ से ई वाली देखे थे और क्रॉस ई वाली देखे थे, इस तरह से हम लोग देखे थे। तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल के फार्मूला 1/2 मोड, यहां से वेक्टर ए लेते थे और क्रॉस वेक्टर बी, तो यहां आपको बी ए लेना है और यहां आपको बीसी लेना है, यहां आपको बी ए लेना है और क्रॉस आपको यहां से बीसी लेना है, बीसी लेना है। तो 1/2 बी ए के कहेंगे ए के स्थिति सदिश में से बी के स्थिति सदिश घटाना, तो ए का स्थिति सदिश वेक्टर ए है, घटाओ बी का स्थिति सदिश, जैसे हम लोग समझे कि यानी कि बी ए वेक्टर रहेगा तो लिखते थे ओ ए माइनस ओ बी। तो देख लीजिए ए का स्थिति सदिश वेक्टर ए दिले है, बी का स्थिति सदिश वेक्टर बी दिले है, तो यहाँ बी का दिले है बी, तो ऐसे लिख देंगे, क्रॉस है तो क्रॉस दे देंगे, बीसी को तो सी का स्थिति सदिश वेक्टर सी है तो लिख दीजिए, माइनस बी का स्थिति सदिश वेक्टर बी है तो ऐसे लिख दीजिए इस तरह से 1/2 ए में सी से तो हो जाएगा आपको ए क्रॉस सी, प्लस माइनस आपको माइनस हो जाएगा ए में बी से तो हो जाएगा ए क्रॉस बी, माइनस में माइनस से माइनस में प्लस से तो आपको हो जाएगा माइनस, बी में सी से तो बी क्रॉस सी हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी इसका, तो बी क्रॉस बी आपको 0 मिलने वाला है, तो 0 लिखिए चाहे ना लिखिए, तो 1/2 इसको लिख सकते हैं। हम लोग पढ़े हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। तो देख लीजिए, बस क्रम चेंज करिए, निगेटिव लगा दीजिए, आगे वाला के पीछे कर दीजिए, आगे वाला है पीछे हो गया, अब पीछे वाला के आगे कर दीजिए, पीछे वाला था आगे कर दिए तो निगेटिव ले लीजिएगा। यानी यहां आपको कर सकते हैं माइनस में ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए लिख सकते हैं, माइनस में हो जाएगा ए क्रॉस बी और माइनस में बी क्रॉस सी, इस तरह से, और यहाँ 0 लिखिए चाहे ना लिखिए। माइनस कॉमन करिएगा तो उसका मॉडुलस तो प्लस से मिलने वाला है, अंदर में माइनस अगर कॉमन करते हैं तो सब माइनस है तो सब प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस का मॉडुलस भी आपको प्लस मिल जाएगा। तो 1/2 ए क्रॉस बी को आप आगे लिख दीजिए, अब प्लस, प्लस क्यों लिख रहे हैं सर, तो प्लस हम माइनस कॉमन करके लिख रहे हैं, तीनों माइनस है तो तीनों प्लस हो जाएगा, जब माइनस अंदर रहेगा तो उसका मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। ए क्रॉस बी आगे लिख दिए, बी क्रॉस सी को बीच में लिख दे रहे हैं, अब प्लस में सी क्रॉस ए को हम लोग लास्ट में लिख दे रहे हैं। यही आपको त्रिभुज का काम मिल गया क्षेत्रफल, कब, जब उसके शीर्ष का स्थिति सदिश देले रहेगा तब त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस तरह से यही आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अगर संरेख के लिए लिखना है तो संरेख के लिए तो बस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, तो संरेख के लिए लिखना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है जे 0 हो जाएगा। तो आज भर इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।